जैसा कि दोस्तों आप सभी की डिमांड थी कि सर आप बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड करिए। तो आने वाले दिनों में आपको केमिस्ट्री पर भी वीडियो मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंसेंट केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, ताकि आप इजिली अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंसेंट केमिस्ट्री। The origin of chemistry in India, like other part of the world, is depicted in the development of practical arts and philosophical speculation on the nature of matter and its behavior। तो आपको बता दें कि दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह भारत में भी रसायन विज्ञान की उत्पत्ति को व्यवहारिक कलाओं के विकास और पदार्थ की प्रकृति और उसके व्यवहार पर दार्शनिक अनुमानों में दर्शाया गया है। The Indians have achieved a lot in the field of practical chemistry like metals, ores, alloy, metallurgical process, metallic compounds, acids, alkalis, etc. Indians have vast knowledge of chemistry and several theories and methodologies were developed by them। तो यदि हम देखें कि हमारे जो भारतीय हैं, इन्होंने धातु, अयस्क, मिश्र धातु, धातु कर्म प्रक्रियाओं, धातु यौगिकों, अम्ल क्षार आदि जैसे व्यवहारिक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया है। भारतीयों को रसायन विज्ञान का व्यापक ज्ञान है और उनके द्वारा कई सिद्धांत और कार्य प्रणाली विकसित की गई है। As far as minerals, metals and metallurgical process are concerned, their knowledge can be traced beyond Vedic period to the time of Indus Valley civilization 4000 to 3000 BC। तो जहाँ तक हम माने कि खनिजों, धातुओं और धातु कर्म प्रक्रियाओं का संबंध है, उनके ज्ञान का पता वैदिक काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के समय तक लगाया जा सकता है। द एक्सकेवेशन एट मोहनजोदाड़ो रिवील्ड दैट द रेजिडेंट्स ऑफ एंसेंट सिटीज ऑफ दोज डेज वर स्किलफुल मेटल वर्कर्स। यानी कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पता चलता है कि उस समय के प्राचीन नगरों के निवासी धातु के कुशल कारीगर थे। द यूज ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन एंड lead was also very common. Gold was mainly used for jewelry, silver for jewelry as well as ornamental purpose. Articles made from gold and silver alloy called electrum have also been excavated at Mohenjo-daro. Copper and bronze were used for making weapons, tools, utensils and cheaper ornaments। तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई में ये भी देखने को मिला कि सोने का उपयोग मुख्य रूप से आभूषणों के लिए, चांदी का उपयोग आभूषणों के साथ साथ सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसके अलावा देखें तो मोहनजोदाड़ो में सोने और चांदी के मिश्र धातु से बने इलेक्ट्रम नामक वस्तु की खुदाई की गई और तांबे और कांसे का इस्तेमाल हथियार, औजार, बर्तन और सस्ते गहने बनाने में किया जाता था। An alloy of copper and arsenic was also used at मोहनजोदाड़ो in place of bronze। तो मोहनजोदाड़ो में कांस्य के स्थान पर तांबे और आर्सेनिक की एक मिश्र धातु का भी उपयोग किया गया था। A sample of silver found in Mohenjo-daro had been found to contain lead and copper। Pure silver was obtained by smelting argentiferous lead and was associated with क्यूप्राइट। तो मोहनजोदाड़ो में मिले चांदी के नमूनों में सीसा और तांबा पाया जाता था और शुद्ध चांदी को आर्जेंटीफेरस लेड को गलाकर प्राप्त किया गया और इसे कॉपराइट से जोड़ा गया था। दिस क्लियरली शो दैट द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फेमिलियर with the extraction of pure silver from lead and also it is provide the evidence that they possessed considerable knowledge of metallurgy। तो यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग शीशे से शुद्ध चांदी के निष्कर्षण से परिचित थे और यह इस बात का भी प्रमाण देता है कि उन्हें धातु विज्ञान का काफ़ी ज्ञान था। Apart from the contribution in the field of metallurgy, ancient Indians have achieved greater progress in the field of chemistry, especially great effort were made by the
इंडियंस टू डेवलप बेस मेटल इनटू गोल्ड। तो धातु विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के अलावा प्राचीन भारतीयों ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महान प्रगति हासिल की थी। विशेष रूप से भारतीयों द्वारा धातुओं को सोने में विकसित करने के लिए महान प्रयास किए। मर्क्यूरी एंड इट्स एलिक्सियर वर यूज्ड टू टर्न बेस मेटल इनटू नोबल मेटल्स। तो विशेष रूप से भारतीयों द्वारा आधार धातुओं को सोने से विकसित करने के लिए महान प्रयास किया। मूल धातुओं को उत्कृष्ट धातुओं में बदलने के लिए उन्होंने मर्क्यूरी और उसके सत का उपयोग किया। यूज ऑफ दीज मेटल फॉर प्यूरिफाइंग एंड रिजुवेनेटिंग द बॉडी वर वेरी कॉमन। तो कहने का मतलब है कि मूल धातुओं को उत्कृष्ट धातुओं में बदलने के लिए, शरीर की शुद्धि और कायाकल्प के लिए इन धातुओं का उपयोग बहुत आम था। इंडिया वॉज वेरी प्रॉस्पेरियस इन द फील्ड ऑफ साइंस फ्रॉम एंसेंट टाइम्स। भारत प्राचीन काल से ही विज्ञान के क्षेत्र में बहुत समृद्ध था। मेनी एंसेंट साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ साइंस लाइक चरक एंड सुश्रुत इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, आर्यभट्ट in the field of astronomy and mathematics, नागार्जुन in the field of chemistry। कई प्राचीन वैज्ञानिकों ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जैसे कि चरक और सुश्रुत, खगोल और गणित विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नागार्जुन जैसे विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एलिमेंट एंड द वेरियस चेंजेस दैट टेक प्लेस विद इन द एलिमेंट्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो रसायन विज्ञान है, आज का जो रसायन विज्ञान माना जाता है या पहले भी जो रसायन विज्ञान था, वो तत्वों और तत्वों में होने वाले परिवर्तनों का विज्ञान है। द प्रोग्रेस ऑफ साइंस इन द इंडिया मेनली इन केमिस्ट्री वाज थ्रू आयुर्वेदा ड्यूरिंग 5th सेंचुरी BC टू 5th सेंचुरी AD। कहने का मतलब ये है कि भारत में मुख्य रूप से रसायन विज्ञान में जो प्रगति हुई 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान आयुर्वेद के माध्यम से हुई। डॉक्टर PC राय वॉज द फर्स्ट टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ एंसेंट इंडियन केमिस्ट्री। इन द एंसेंट टाइम केमिस्ट्री वॉज नेम्ड एज रसायन शास्त्रा। सम ऑफ द केमिस्ट इन द एंसेंट इंडियन हिस्ट्री आर एज फॉलोज। तो यदि हम बात करें डॉक्टर PC राय की, तो डॉक्टर PC राय प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान की उत्पत्ति का पता लगाने वाले प्रथम व्यक्ति रहे थे। प्राचीन काल में रसायन विज्ञान को रसायन शास्त्र नाम दिया गया था। नीचे आप प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ रसायनज्ञ, जिन्हें हम अल्केमिस्ट भी कहते हैं, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले है नागार्जुन, दूसरा है बाघभट्ट, तीसरा है गोविंदाचार्य, चौथा है सोमदेव, पांचवा है रामचंद्र रास, छठा है यशोधर। तो ये कुछ प्रमुख भारतीय रसायनज्ञ थे जो कि प्राचीन भारत में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो भी किसमें, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो अभी तक हमने भारत के कुछ रसायनज्ञ के नाम जाने। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में उपयोग किए जाने वाले प्राचीन रसायन कौन कौन से थे। तो पहले नंबर पर है महारस, दूसरे नंबर पर है उपरस, तीसरे नंबर पर है रत्न, चौथे नंबर पर है धातु, पांचवें नंबर पर है विष, छठे नंबर पर है सार, सातवें नंबर पर है लोकासीन और आठवें नंबर पर है लावन। तो ये कुछ प्रमुख रसायन है जो कि प्राचीन भारत में प्रयोग किए जाते थे। राम रतन समुच्चय बुक आल्सो शोड द एग्जिस्टेंस ऑफ लेबोरेटरीज इन एंसेंट इंडिया कॉल्ड रसशाला ORR रसायनशाला। तो आपको बता दें कि रास रत्न समुच्चय पुस्तक ने प्राचीन भारत में प्रयोगशालाओं के अस्तित्व को भी दिखाया है, जिन्हें रासशाला या रसायनशाला कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक मोर देन 32 इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू ऑपरेटर्स वर यूज्ड बाय एल्केमिस्ट विच वर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। तो इस पुस्तक के अनुसार जो रसायनज्ञ थे उनके द्वारा 32 से अधिक यंत्रों यानी कि उपकरण के समान दिखने वाले यंत्रों का प्रयोग किया गया था, जिन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया था। दीज इंस्ट्रूमेंट वर कॉल्ड एज यंत्र। सम ऑफ द यंत्रास यूज्ड आर एज फॉलोज। इन यंत्रों को यंत्र कहा जाता था। उपयोग किए जाने वाले कुछ यंत्र इस प्रकार दिए गए हैं। तो आइए हम प्राचीन समय में प्रयोग किए जाने वाले कुछ यंत्रों को देखते हैं और उनके बारे में डिटेल से समझते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है डोला यंत्र। तो इस यंत्र का उपयोग किया जाता था औषधियों के निर्माण में। तो औषधियों को भाप के रूप में तैयार किया जाता था और उस भाप का उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता था। इसके बाद देख सकते हैं दूसरा है स्वेदानी यंत्र, और इस यंत्र द्वारा धीरे-धीरे किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाता था। इसके बाद है पतना यंत्र। तो पतना यंत्र के द्वारा पुराने समय में सब्लिमेशन यानी कि ऊध्र्वपातन और डिस्टिलेशन यानी कि कह सकते थे तनुकरण की प्रक्रिया की जाती थी। इसके बाद है अन्य भुद्र यंत्र, जिसका यूज़ जो मर्क्यूरी वाले प्रोडक्ट थे उनको तैयार करने में किया जाता था। इसके बाद ये है तप्त खल यंत्र। इस यंत्र का उपयोग पारे को धीमी गति से गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके बाद है त्रिवाक पतन यंत्र। इस यंत्र का उपयोग पारे को शुद्ध करने में किया जाता था। इसके बाद है धूप यंत्र। इस यंत्र का उपयोग फ्यूमिगेशन यानी कि सुगंध लगाने में किया जाता था। इसके बाद यह देख सकते हैं यह है कच्छप यंत्र। यह एक लोहे का बर्तन होता है जिसे पानी से भरी गुहा में रखा जाता है। इस पानी में एक और बर्तन रखा गया था जिससे छोटे क्रूसिबल युक्त मर्क्यूरल उत्पाद थे। इन मर्क्यूरल उत्पाद को इस संसाधन द्वारा शुद्ध किया जाता था। तो आप देख सकते हैं यह है कच्छप यंत्र। इसके बाद यह है स्टिका यंत्र। इस यंत्र में पारे के साथ अलग-अलग जो तत्व हैं जैसे कि गंधक को अलग-अलग अनुपात में मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके बाद आप देख सकते हैं यह है ऊर्ध्वपातन यंत्र। आप आज भी देखते हैं ऊर्ध्वपातन यंत्र आज भी हमारे ऐसे ही बने हुए हैं जिसमें कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को किया जाता है। तो पुराने समय में इस यंत्र का प्रयोग मर्क्यूरी के ऊर्ध्वपातन में होता था। इसमें जो मटेरियल था उसको नीचे रखा जाता था और इस प्रकार से ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया होती थी। इसके बाद है कोष्ठी यंत्र। इस यंत्र का उपयोग मुख्य रूप से खनिज से अलग-अलग तत्वों को अलग करने में किया जाता था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंसेंट केमिस्ट्री। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप इस नोट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए, आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए। आपको इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट्स पीडीएफ रूप में मिल जाएंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।